माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, अमेंडमेंट तो बहुत छोटा था। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 आज से 6 साल पहले पारित हुआ। आज से 2.5 महीने पहले लागू हो गया। केवल एक लीगल क्लैरिटी के लिए मैं सदन के सामने आया था और चर्चा हुई, उसमें कोड वापस ले लो, उसमें कामगार का हित डूब जाएगा, उसमें बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। कुल मिला के 4 कोड पर डिटेल चर्चा हो गई। मुझे लगता है मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि मैं अच्छी तरह से उसका रिप्लाई कर पाऊँ और यहाँ ये भी बताया कि सभी श्रम संगठन बंद कॉल कर दिया है, बंद है। चंद श्रम संगठन ने विरोध करा होगा, लेकिन 17 राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि ऐसी कोई बंद नहीं कॉल करना चाहिए। लेबर के हित में एक कोड लाया गया है और केवल जब एक कोड लाया गया तब 3 ऐसे जो पहले के एक्ट थे, एक ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। स्वाभाविक है, यहाँ अच्छी बात हुई कि कार्यपालिका के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए जो शक्ति हमको दी थी, और ये शक्ति के अनुसार हम चलाते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये पार्लियामेंट का अधिकार होना चाहिए एक क्लैरिटी के साथ। ये एक्ट में भी, कोड में भी हम ला दे कि ये पार्लियामेंट भी ये उसमें शामिल कर ले कि जो पुराना एक्ट है ऑलरेडी रिपील हो गया, रिपील करने की कार्यपालिका को अधिकार है, लेकिन भी अधिकार एक्ट में होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई लीगल इश्यू खड़ा न हो जाए। इसलिए एक छोटा सा अमेंडमेंट लेके मैं आया था और उसके बारे में सब लोगों ने विस्तार से, तकरीबन 29 हमारे सम्मानीय सदस्यों ने विस्तार से उस पर बातचीत रखी और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन करा। मैं तो उसमें कई लोग हैं, कई लोग चले गए, लेकिन हमारे कई सदस्य ने तो, हमारे अरुण जी ने तो कहा कि हमारे तमिलनाडु में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दिक्कत में है। दूसरी बार उन्होंने ये कहा कि आप अमेरिका से ट्रेड डील कर रहे हैं, टेक्सटाइल हमारा एक्सपोर्ट होता है, उसमें एक अमेरिका ही है, अमेरिका भी है, तो वहां जाएगा तो उसके ही हमारे टेक्सटाइल के कामगार को फायदा होगा कि नहीं होगा? उसको फायदा होना है। किसका विरोध करना, किसके खिलाफ हमें कमेंट करना? यहाँ प्रेमचंद्रन जी बैठे हैं, जो यहाँ जोर शोर से हमारे वामपंथी दल के सदस्यों ने बात रखी है ना, आप केरला में गवर्नमेंट में हैं और केरला में अभी थोड़े दिन पहले मैंने ईएसआईसी की एक मेडिकल कॉलेज दी। मैंने मेडिकल कॉलेज इसलिए दी कि वहाँ के युवाओं को मेडिकल में अध्ययन करने का अवसर मिले। वहाँ के जब मेडिकल कॉलेज चालू होगी तो 100, 200, 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रेमचंद्रन जी ने बोर्ड में मेरे सामने प्रस्ताव रखा था, मैंने वो अप्रूव करा और एसेंशियल सर्टिफिकेट आवश्यक होता है मेडिकल कॉलेज को एनएमसी ने अप्रूव करने के लिए, क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं। प्रेमचंद्रन जी ने रिक्वेस्ट करा, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पास, प्रेमचंद्रन जी ने कहा, मुझे कहा, राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए एसेंशियल सर्टिफिकेट नहीं दिया। वो कामगार की बात करते हैं, वो श्रमिक की बात करते हैं, कोई अधिकार नहीं है श्रमिक के बारे में बात करने का। यहाँ मालविंदर सिंह जी ने कहा कि उसमें तो मिनिमम वेज नहीं मिलेगा। ये कोड का आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा, अरविंद जी खास करके, मिनिमम वेज तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी के रूप में तय करती थी आज तक। सभी स्टेट को लागू करना नहीं करना ये उनके ऊपर डिपेंड था और कई स्टेट बहुत कम मिनिमम वेज रखते थे। ये लेबर कोड में हमने सुनिश्चित करा है, हम फ्लोर वेज लाएंगे स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ। कोई भी स्टेट उसके नीचे वेज नहीं देंगे। अभी बिस्टा जी यहाँ भाषण दे रहे थे, मैं उनके क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट बंगाल में गया था।
नॉर्थ बंगाल में गया था और वहाँ ये व्यापारी है लेकिन कामगार के लिए उन्होंने जो वहाँ पर हमारे बगान के कामदार मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हमें ना महिला और पुरुष को समान वेतन मिलता था, ना महिला के लिए कोई काम करते हैं वहाँ कोई अच्छी फैसिलिटी थी, ना समान वेतन था। ये लेबर कोड महिला और पुरुष को समान वेतन की गारंटी देता है। आप कैसे कैसे पॉलिटिकल विरोध करेंगे और इसलिए टिका नहीं। आज बंद की इफेक्ट आपने देखी होगी। कितनी भी मेहनत करी ना, देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहा, आपके साथ नहीं रहा। देश सच्चाई के साथ रहेगा। जो आप सच होते ना तो देश रोड पे होता, हम सच है ना तो देश नरेंद्र मोदी के साथ है। दोस्तों, ऐसा पॉलिटिकल विरोध करने से विरोध नहीं चलता है। अभी हमारे चंद्रशेखर जी ने बात अच्छी, उन्होंने वहां कहा बाहर, यहाँ आप लोगों को नहीं कहा। आपको तो सम्मानीय सदस्य है और सम्मानीय सदस्य ही कहूंगा, उसमें कोई मेरी क्लैरिटी है। चंद्रशेखर जी ने अच्छी बात कही कि पसीना सूखे उसके पहले उसको सैलरी पैसा मिल जाना चाहिए। यही लेबर कोड में सुनिश्चित करा है कि टाइम के उसको वेतन मिल जाए, जो आज तक आप लोगों ने नहीं करा था, जो हमने करा। और इसलिए देश की जनता नरेंद्र मोदी को समर्थन करती है। डिप्टी चेयरमैन साहब, आज दिन तक क्या हुआ, राजनीति करते हुए मजदूर और इंडस्ट्री दोनों को सामने सामने रखने की कोशिश करी गई। कभी देश का भला नहीं होगा। आप इंडस्ट्रीज को भी चलाना है और कामगार की हितों की सुरक्षा भी करना है। दोनों को साथ साथ में आगे बढ़ाना होगा। और जिन्होंने इंडस्ट्रीज की रक्षा नहीं करी और जिस नैनो ने बंगाल से भाग के गुजरात में आना पड़ा, जहां हजारों लोगों को रोजगार मिला, हमारे बंगाल के हजारों काम को हाथ के काम को छीन लिया, ये लोग हमें मजदूर और श्रमिक के कल्याण की बात करते हैं। जहां इंडस्ट्रीज, हमारी सरकार श्रमिकों के हितों की सुरक्षा चाहती है, श्रमिकों के साथ खड़ा रहती है और इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाना है, तभी देश आगे बढ़ सकता है। और मैं आपको टोटल में कहूँ तो, और आपको जवाब भी देना है, ये 4 लेबर कोड हमने पारित करा ना, जिसको लागू करा सुरेश जी, ये देश के हर नागरिक को मिनिमम वेज की गारंटी देता है। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। फ्लोर वेज से ऊपर ही सभी को वेज तय करना है। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, आज तक जो यहाँ आपने चिंता व्यक्त करी उसका मैं सॉल्यूशन और जवाब दूंगा। कई लोगों ने चिंता व्यक्त करी कि कोई कामगार है उसको कभी भी छुट्टा कर देता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या अभी अच्छी चिंता हुई कि भाई कई बार उसका मृत्यु हो जाता है, कई बार उसका हाथ पैर काम करते करते टूट जाता है और इस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्रीज वाला हाथ खड़ा कर देता है कि हमारा एम्प्लॉइज है ही नहीं, हमारा एम्प्लॉइज नहीं है, अपने कोई रजिस्ट्री नहीं होती है उसके पास। और वो बोल देते हैं या तो रजिस्ट्री होती है तो सोशल सिक्योरिटी में उसकी जिम्मेवारी फिक्स ना हो, इसलिए हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन ये लेबर कोड में सभी सम्मानित सदस्यों के ध्यान में रहे, ताकि कोई मिसगाइड करने की कोशिश करे तो ना हो। ये लेबर कोड में हर युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की गारंटी दी है। हर युवा जिसको जॉब मिलेगी उसको कंपलसरी नियुक्ति पत्र देना है, ताकि एग्रीमेंट हो जाए कि आपको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, ये शर्त है, इस शर्त पर एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, ताकि भविष्य में कोई ऐसा ना कह सके, कोई इंडस्ट्रीज ऐसा ना बोल सके कि ये हमारा कामगार नहीं है, हमारे यहाँ जॉब नहीं करता है। आदरणीय डिप्टी चेयरमैन साहब, ये हमारी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट की ये युवाओं के लिए गारंटी है। क्या आप उसका विरोध करेंगे? नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए तो कहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो आपको मैं समर्थन कर दूं। माननीय चेयरमैन साहब, वेतन में डिफरेंस होना, महिला के वेतन अलग,
पुरुषों के वेतन अलग, उसको कोई कानूनी पाबंदी नहीं थी, कोई कानूनी तरह से उसको रोक नहीं सकता था कि एक काम के लिए कोई जगह पे ज़्यादा वेतन मिले, कोई जगह पे कम वेतन मिले। ये लेबर कोड ने सभी को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी दी है। ये लेबर कोड ने महिला और पुरुष, एक काम पुरुष करता हो यही काम महिला करे तो महिला को आप कम वेतन नहीं दे पाएंगे। समान वेतन की गारंटी देने का कोई काम करा हो तो नरेंद्र मोदी ने लेबर कोड के द्वारा करा। फिक्स टर्म में काम करने वाले लोगों के बारे में भी यहाँ चर्चा हुई। आज तक ऐसा होता था 5 साल तक कोई फिक्स टर्म के लिए काम करे तभी उसको ग्रेजुएटी मिलती थी, लेकिन अभी 1 साल तक भी कोई काम करके, हाँ ऐसा होता है कि कोई कंपनी को या तो कोई व्यक्ति को, कोई ऑर्गेनाइजेशन को, कोई कंपनी की ओर से 1.5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो कि मुझे केवल एक काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, तो एक काम के लिए ही उसको कामगार चाहिए, काम के लिए उसको श्रमिक चाहिए। उन्होंने श्रमिक को रखा, रखने के बाद 1 साल तक, 1.5 साल तक के रखा है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय हुआ तो उसको ग्रेजुएटी की गारंटी देने वाला ये 4 कोड में प्रावधान करने वाले नरेंद्र मोदी है। और डिप्टी चेयरमैन सर, बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब के यहाँ भी आती है, अमीर के यहाँ भी आती है। कोई अमीर के यहाँ बीमारी आती है तो उसके जेब में पैसा होता है, कोई इलाज करा लेता है, लेकिन कोई गरीब परिवार के यहाँ बड़ी बीमारी आ जाती है तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और मजदूर, श्रमिक सारे दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कई बार छोटी मोटी बीमारी की उपेक्षा कर देते हैं। खास करके महिलाएं, उसको कई बार ब्रेस्ट कैंसर की प्राथमिक बीमारी होती है, उसको लगता है कि छोटा मोटा पेन है, वो इग्नोर कर देती है। लेकिन ये 4 लेबर कोड में हमने प्रावधान करा है, जो 40 साल के अधिक उम्र वाले कोई भी श्रमिक हो, 1 साल में 1 बार हेल्थ चेकअप कंपलसरी करने का काम ये लेबर कोड में हमने प्रावधान करा है। आप कहिए उसका विरोध हम करते हैं, कहिए आप कहिए महिला और पुरुष का समान वेतन का विरोध करते हैं, आप कहिए ना, आप विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं? पॉलिटिकल विरोध कर रहे हैं। आप कहिए सबका विरोध में है, ऐसा बाहर जाके कोई स्टेटमेंट करे, बाहर जाके ऐसा स्टेटमेंट दे कि मनसुख मांडविया ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो विषय रखा है उसका हम विरोध करते हैं, बाहर जाके बोले, वो श्रमिक के सामने जाके बोले, उसको पता चलेगा। आज तक चेयरमैन सर, कोई काम करता हो, कोई हैजार्डस काम में किसी को काम करने के लिए काम मिला, तो जब हैजार्डस वर्क्स वाले प्लेस में, कोई खदान में, कोई सीवरेज साफ करने में, ऐसे में जब उसको काम मिलता है तब कई बार उसको ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं, ऐसी बीमारियां लागू हो जाती है। तो आज तक ESIC में मिनिमम 10 कामदार हो तो उसको ESIC में ट्रीटमेंट का लाभ मिलता है। लेकिन ये लेबर कोड में मोदी जी ने ये प्रावधान करा है, सरकार ने ये प्रावधान करा है, एक भी व्यक्ति क्यों ना हो, 1 से 5, 10 से कम भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो कोई हैजार्डस एक्टिविटी में के रूप में, कामगार के रूप में काम करेगा तो उनको, एक व्यक्ति को 1 रुपये से करोड़ रुपया तक का स्वास्थ्य का खर्च करने की आवश्यकता होगी तो भारत सरकार करेगी। ये करने की सुनिश्चित रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेबर कोड में करी है। जो अच्छा हुआ है हम क्यों ना उसकी सराहना करें। हाँ, मैं कहता हूँ उसमें आप इनपुट्स भी दे, इनपुट्स देना भी चाहिए, और सरकार कामगार के हित में आप कोई अच्छा सुझाव लेके आएंगे, हम अवश्य समर्थन करेंगे, उसमें हमारा कोई दो राय नहीं होगी। और ये तो एक बार, ये तो केवल टेक्निकल एक अमेंडमेंट आया है, लेकिन कोई अच्छी बात हो और लेबर के, श्रमिक के हित की बात हो तो हमें ही अधिकार दिया गया, हम ही कानून बनाए, हम ही कानून को पारित करें, लेकिन सही काम के साथ, अच्छा काम के साथ हमें जुड़ना होगा। यहाँ कई ऑब्जर्वेशन हुआ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप लेबर कोड, यहाँ कई टाइप का ऑब्जर्वेशन हुआ, लेकिन ये लेबर कोड लागू हुआ उसको 2.5 महीना हुआ। 2.5 महीने में 2 सर्वे आए हैं,
मैं सर्वे का विषय आपके सामने ध्यान में रखना चाहूंगा ताकि आपके संज्ञान में रहे कि सच क्या है। एक वीवी गिरी जो सरकार की इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक सर्वे करा। सर्वे में निकला 66% वर्कर्स ने कहा कि उसमें टर्म एंड कंडीशन ए लेबर कोड लागू होने से वर्कर्स बिलीव दैट employment terms and condition will become clear under the labor code. 60% workers ने कहा, 60% of workers believe that job security will improve. 62% of contract and fixed term workers believe they will receive better protection. आगे I telling you 60% of contract, migrant and gig workers believe they will gain better access to social security benefits. गिग वर्कर्स की तो कोई बात ही नहीं थी। आज एक नई गिग इकोनॉमी डेवलप हो रही है, उसमें लाखों की संख्या में गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं। भारत में नहीं, दुनिया में पहला देश है भारत जिन्होंने गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए चिंता करी। 68%, ये सुनना आपको काम में आएगा दादा। 68% of workers consider the introduction of registration system such as e-Shram and welfare boards as a welcome step that will help them access the benefit easily. आज तक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए उसकी ना रजिस्ट्री थी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कहाँ कैसे कितने लोग काम करें ना पता था। ये हमने ई श्रम पोर्टल के द्वारा रजिस्ट्री सुनिश्चित करी, उसके लिए भी श्रमिकों ने उसकी सराहना करी। 63, I telling you, please, 63% of workers believe that social security benefits will become more portable across job and location. ये सर्वे में आया। आप ऐसा भी कहेंगे कि ये सर्वे तो सरकार ने करा है तो सरकार के फेवर में ही होगा, तो दूसरा भी एक सर्वे आया है। ये सर्वे बाय वर्क इंडिया एंड टीम लीज ने करा है। उपयोगी होगा, आपको काम में आएगा। मैं इसलिए मेंशन करना चाहता हूं, लेबर लॉज अब जॉब क्रिएशन को बूस्ट कर रहा है, खासकर टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज में। ये सर्वे ने टीम लीज की सर्वे है, हमारा कोई प्राइवेट एजेंसी ने करा हुआ सर्वे वो बोलता है, मतलब कोई जगह पे आया। ओवरऑल जॉब ओवरऑल जॉब पोस्टिंग में भारी इंक्रीज हुआ है। वुमेन जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी तुलनात्मक बढ़ोतरी हुई है। जॉब पोस्टिंग टायर 3, टायर 4 सिटीज में अप टू 56% तक बढ़ी है। इसका साफ मतलब है कि लेबर कोड ने मेट्रो सिटी में नहीं, टायर 3 और टायर 4 लेवल की सिटी में भी अच्छा माहौल क्रिएट करा है ताकि देश के वर्कर्स का भविष्य सुनिश्चित हो। चेयरमैन सर, वैसा ही कई सम्मानीय सदस्यों ने अपनी बात रखते हुए कई लोगों ने सुझाव के रूप में भी कहा और कई लोगों ने ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के बारे में भी एक बात आई। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में हमने कोई चेंज नहीं करा है। जो ट्रेड यूनियन में पहले था वैसे ही ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ मिनिमम वेज के बारे में भी कहा गया, जो मैंने ऑलरेडी क्लेरिफिकेशन दे दिया। सुप्रिया जी, खास करके मेरे मन में ऐसा रहता है कि सुप्रिया जी का वो कई बार बोलने के लिए खड़ी होती है तो मैं बैठता भी हूँ सुनने के लिए, बहुत अध्ययन पूर्वक उसका स्टेटमेंट होता है। लेकिन आपने इस बार कहा कि 50 से कम लोगों को आप रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे और उसकी सोशल सिक्योरिटी का क्या।
50 से कम कामगार हो तो भी ईएसआईसी के लाभार्थी के रूप में उसकी सोशल सिक्योरिटी सुप्रिया जी सुनिश्चित है ही, उसके पर कोई चेंज नहीं होगा, उसका भी ध्यान रखा गया है। और सोशल सिक्योरिटी के बारे में माननीय सोशल सिक्योरिटी के बारे में मैं बताऊं तो 2014 के पहले सोशल सिक्योरिटी अल्टीमेटली हमारे वर्कर्स उसकी सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो बहुत आवश्यक है। 2014 में ये देश में 25 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, 25 करोड़ लोगों को, वो कुल पॉपुलेशन का 19% था। आज 11.5 साल में 11.5 ईयर्स में देश में सोशल सिक्योरिटी का कवरेज 19% से बढ़ के, मैं नहीं कहता हूँ, ILO ने अपना बुलेटिन में कहा 19% से बढ़ के भारत 64% देश के नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला देश बना। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, 60 करोड़ लोग आज आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी है, 25 करोड़ लोग आज ईएसआईसी के लाभार्थी है। आज कई लोगों को कई प्रकार की सोशल सिक्योरिटी से सोशल सिक्योरिटी कवरेज में लाया गया। आज सोशल सिक्योरिटी पहले केवल 25 करोड़ लोगों को मिलती थी, आज 94 करोड़ लोगों को मिल रही है। और आने वाले दिनों में 2028 तक ये देश में 100 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिले, इस दिशा में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है। यही कमिटमेंट होता है। भाषण से, वायदा करने से, आंदोलन करने से, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करने से कामगार का कल्याण नहीं होता है। कामगार का कल्याण पिछले 1 दशक में नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फैक्ट आज फिगर आपके सामने रख रहा हूं। का नाम ले देना एक बार, जो उसने कहा है। यहाँ हमारे एक डीएमके के सदस्य ने कहा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग खत्म हो जाएगा। हमने तो कलेक्टिव बार्गेनिंग को स्टैट्यूटरी बना दिया है, उसमें खत्म करने की बात हम कभी नहीं करेंगे, स्टैट्यूटरी करेंगे। बार्गेनिंग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और मसला बातचीत से ही निपटना चाहिए, वो सुनिश्चित करा। और यहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कई बार मेंशन करा गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे देश के बंधारण के घड़वैये, हमारे सब के लिए एक आस्था पुरुष है। उन्होंने जो कहा है हम सब लोग उसको कोट भी करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कार्यस्थल पर न्याय ही समाज में न्याय की नींव है। यही हमने लेबर कोड में सुनिश्चित करा है। श्रमिक का सम्मान राष्ट्र के नैतिक चारित्र का मापदंड है। मोदी सरकार ने श्रमेव जयते का मंत्र को साकार करने की कोशिश करी है। बाबा साहब आम्बेडकर को कैसे सम्मान देना, ये तो मोदी जी भली बात ही जानते हैं, क्योंकि एक श्रमिक परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, मैं तो गुजरात से हूँ, मैंने देखा है एक गरीब परिवार में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी एक वडनगर की रेलवे स्टेशन पर अपने पिताजी की छोटी सी चाय की किटली और अर्ली मॉर्निंग पिताजी को मदद करने के लिए किटली पर जाके चाय बेचने वाला एक श्रमिक परिवार के बेटे आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। दिक्कत यही है, यही व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब बैठे हैं और उसको श्रमिक का कल्याण कैसे करना, श्रमिक के हितों की रखवाली कैसे करनी, वो सिखाएंगे क्या? जो अपने घर से सीख के आए हैं, अपने परिवार में जेल के आए हैं। चेयरमैन सर, उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी नीतियों में ये झलक रहा है। और डेप्यूटी चेयरमैन सर, मैं आपके सामने विषय रखना चाहूँगा। यहाँ उल्लेख हुआ अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी की जब बात करते हैं तब आप भूल जाते हैं। और मैं आपके यहाँ फैक्ट फिगर आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2001 से 2011 और 2011 से 2017 जब देश का ग्रोथ होता है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, देश का जीडीपी ग्रोथ होता है, तो
सोशल साइंस ऐसा कहता है, इकोनॉमिक साइंस ऐसा कहता है कि जब 1% जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है तो 1% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होना चाहिए, तब जाके विकास के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और अच्छी तरह से देश आगे बढ़ सके। ये कार्यकाल में 0.8% जीडीपी के सामने एम्प्लॉयमेंट रेट था, फैक्ट फिगर में बता रहा हूं। और हमारी सरकार 2017 से 2024, फैक्ट बहुत समझने जैसा है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ आज 7 to 8% है। 1% इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, उसके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। हमारी सरकार में 1.1% इकोनॉमिक ग्रोथ के सापेक्ष में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ये तंदुरुस्त आर्थिक व्यवस्थापन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की मोदी जी की जो नीति है, ये नीति का ये परिणाम है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, मैं कोट करना चाहूँगा, पहले 2070 के पहले तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, उसका सर्वे, उसका कोई मैकेनिज्म देश में नहीं था और एनएसओ के डेटा के अनुसार एक आकलन होता था। लेकिन पीएलएफएस डेटा आना 2017 से चालू हुआ। आज सारी दुनिया में WLO हो, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, या तो दुनिया की सभी एजेंसी, आज भारत का पीएलएफएस यानी कि पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे का जो डेटा आता है, हमारी मौसमी करती है, ये डेटा को ऑथेंटिक मानते हैं और उसके पर विश्वास करते हैं। ये डेटा ऐसा कहता है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी कि कुल देश में जो पॉपुलेशन है उसमें कामकाजी लोग कितना है, तो 2017-18 में 46.8% था और उनके बाद 8 साल में वो बढ़कर 58.2% हुआ। ज़्यादा लोगों को हमने काम दिया। हर हाथ को काम मिलेगा ना, वो अपना निर्वहन कर लेंगे, ये सुनिश्चित करने का काम हमने करा। यहाँ किसी ने उल्लेख करा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज देश में, मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया कहती है, ILO कहता है, हम कहेंगे तो कहेंगे कि ये तो आप बोलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 में देश में 6% था, आज कम होके 3.2% हो गया है, जो दुनिया में डेवलप्ड कंट्री में भी ये प्रमाण रहता है। उसकी बराबरी के लिए आज भारत खड़ा है, उसका हमें गौरव लेना चाहिए। आपको ये फिगर से गौर करना चाहिए। बाहर जाके विरोध से आपकी भी शाख दाव पे लग चुकी है, लोग मानते नहीं है। सच के साथ रहने से लोग भरोसा करते हैं। मैं आपको देश में हमारा प्रयास से, मोदी जी का प्रयास से देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी बढ़ोतरी हुई। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 2017-18 में 52% था, वो बढ़ के 58% हुआ है। लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, यानी कि वो अपना व्यवसाय करें, कामकाज करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, छोटी इंडस्ट्रीज लगाए और अपना अर्थोपार्जन कर सके, वो दिशा में भी अच्छा काम हुआ है। मैं आपके ध्यान में यहाँ एक अच्छा चर्चा निकली थी तो मैं बता दूं, कैजुअल लेबर, जो छोटे छोटे कम सैलरी वाले लोग जिसको शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, ये इससे कैजुअल लेबर जैसा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी, उसको अच्छी जॉब मिलने लगी, अच्छा काम मिलने लगा, तो फिगर ऐसा कहता है कि 2017-18 में कैजुअल लेबर का शेयर 24% था, वो कम होकर 19% हुआ। यानी कि 5% लोग जो कैजुअल लेबर थे उससे अप हुए और उसको सारा काम मिला, क्वालिटी वर्क में वो लगे। देश की उपलब्धि है, नरेंद्र मोदी जी के प्रयास के परिणाम है। हम सब लोगों को गौरव महसूस करना चाहिए कि देश आगे बढ़ रहा है, देश विकास कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट, मैं आपके सामने चेयरमैन सर ये डेटा रखना चाहूँगा। यहाँ बात हुई
नौकरी कहा, काम कहा, रोजगारी कहा। 1935 में रिजर्व बैंक बनी थी। ये हमारी सरकार के समय में नहीं, आपकी सरकार के समय में भी थी। 1980 या तो 1985 में एक कैपिटल, लेबर, एनर्जी, मटेरियल्स और सर्विस उसको एक इकट्ठा करके आरबीआई एक सर्वे करती थी, उसको क्लेम डेटा कहते थे। और ये हमारे समय में सर्वे हुआ ऐसा नहीं, आपकी सरकार में भी क्लेम डेटा का सर्वे होता था। और क्लेम डेटा ऐसा बताता है, उनका 2003-4 का सर्वे ऐसा था जिसमें देश में 44 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला था, एम्प्लॉइज थे। और उसका 14-15 में वो बढ़ के 3-4 में 44 करोड़, 14-15 में बराबर सुनना 47 करोड़, यानी कि केवल 3 करोड़ 10 साल में 3 करोड़ लोगों को जॉब मिली, 3 करोड़ लोगों को काम मिला। मुझे बताते हुए खुशी है चेयरमैन साहब, कान खोल के सुन लेना, 2023-24 का क्लेम डेटा का रिजर्व बैंक का सर्वे आया। उन्होंने कहा कि 64 करोड़ लोग काम काज में है, जॉब मिली है। उसका मतलब ये हुआ कि एक दशक में 17 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला देश भारत है। और ये सरकार एनडीए की सरकार का नेता नरेंद्र मोदी है। ये मैं फिगर के साथ आपके सामने रखना चाहूंगा। यहां कहा कि सर्विस सेक्टर में जॉब जा रही है, जी नहीं, ये लेबर कोड सर्विस सेक्टर को भी प्रोटेक्ट करता है। ये लेबर कोड हर कामगार को समान अपॉर्चुनिटी के साथ अवसर भी देता है। और मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में सर्विस सेक्टर की बात करूं तो 14-15 में 14 करोड़ लोग सर्विस सेक्टर में थे, काम कर रहे थे, 14 करोड़ लोग। 22-23 में वो बढ़ के 20 करोड़ हो गए, 5 करोड़ नौकरियां 2014-15 से 22-23 एक दशक में सर्विस सेक्टर में 5 करोड़ नौकरी बढ़ी। दैट इज ऑथेंटिक डेटा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में 5 करोड़, आईटी का भी बताओ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 5 करोड़ लोग काम में थे। 22-23 के रिपोर्ट के मुताबिक 7.47, 2.5 करोड़ लोगों को जॉब मिली। ट्रेड में 4.96 से बढ़ के 22-23 में 6.79, यानी कि तकरीबन 2 करोड़ लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.5 करोड़ लोग काम करते थे। वो 22-23 में बढ़ के 6.31, यानी कि 85 लाख लोगों को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। यानी कि सभी लोगों को जॉब का अवसर मिल रहा है। मैं फिगर दूंगा आपको, काम में आएंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूं। और उसको मैं वेट भी आपको कर देता हूं। जो मैंने फिगर दिया तो ईपीएफओ में जिसको पहली बार जॉब मिलती है उसको यूएएन नंबर लेना होता है। यूएएन नंबर मिलता है तो फर्स्ट टाइम जॉब जिसको मिलती है उसको नया यूएएन नंबर मिला। तो कितने लोगों को जॉब मिली? तो मैंने कहा कि भाई एक दशक में क्लेम के डेटा कहता है कि 17 करोड़ लोग नए लोग काम में आए। तो ईपीएफ का डेटा उसको प्रमाणित करता है। ईपीएफ के डेटा में प्रति साल देखो 2021-22 में 1 करोड़ 22 लाख लोग नए जॉब में आए। 22-23 में 1 करोड़ 31 लाख लोग नए जॉब में आए। 23-24 में 1 करोड़ 31 लाख नए जॉब में आए। ये सब फिगर भी जब हम एसेस करते हैं तो उसके साथ मिल जाता है। ये संभव कब हुआ? ये संभव तब हुआ जब देश ने एम्प्लॉयमेंट के लिए समय समय पर कदम उठाया। हमारी सरकार ने समय पर कार्य योजना बनाई। आपने देखा होगा मोदी 3 गवर्नमेंट बनने के समय तुरंत ही मोदी जी ने पहले ही बजट में 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करके 5 साल में 4.1 करोड़ नए जॉब देने के लिए 2 लाख करोड़ की जॉब अपॉर्चुनिटी दी। पैकेज में अनाउंसमेंट करा। उसमें से एक पार्ट था 1 लाख करोड़ से 3.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के द्वारा जो पहली बार नौकरी मिलेगी उसको 15,000 रुपये का सहयोग करा जाएगा, ताकि
उसको कम सैलरी वाली जॉब मिले तो भी चलो, सरकार की ओर से हमें और पैसा मिल जाएगा तो जॉब कर लेगा, बाद में स्किल डेवलप हो जाएगी तो बाद में अच्छी जॉब में उसको अच्छी तनख्वाह के साथ जॉब मिल सके। ऐसी कई योजना का हमने प्लानिंग करा ताकि देश में जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़े, देश में कामगारों को काम भी मिले, कामगार के हितों की रक्षा और सुरक्षा भी हो, महिला और पुरुषों को समान अधिकार भी मिले, समान वेतन भी मिले, सभी को जॉब सोशल सिक्योरिटी की गारंटी मिले। इस उद्देश्य के साथ ये 4 कानून लाया गया था। ये 4 कानून आज इम्प्लीमेंट होने के बाद कामगार की ओर से एक अच्छा फीडबैक आ रहा है। मेरी विनती है सभी से कि उसको अच्छी तरह से समझिए, बाद में जो पॉलिटिकल विरोध करना है तो करिए, बट मेरे सम्मानीय सदस्यगण को लेबर कोड की वास्तविकता आपके समझ में होनी चाहिए। पॉलिटिकल वजह से आपको जो करना है आप ओपन होते हैं, मैं रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके संज्ञान में रहे उस उद्देश्य के साथ मैंने कई फैक्ट फिगर के साथ आपके सामने विषय रखा है। लेकिन इस अमेंडमेंट एक छोटा सा अमेंडमेंट है जिसमें एक लीगल क्लैरिटी लाने के लिए मैं अमेंडमेंट लेके आया हूं, और भविष्य में भी कोई अच्छा आपकी ओर से सुझाव आएगा और कामगारों का कल्याण के हित में जो भी कुछ करने की आवश्यकता होगी हम सभी सांसदगण साथ में मिलकर करेंगे। मैं सभी सम्मानीय सदस्यों को विनती करता हूं कि यूनानी मसले